Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ओल्ड बुक अकेड चैनल पर। और आज हम जो समाज सुधार आंदोलन की जो सीरीज चला रहे थे, इसका आज हम जो है प्रार्थना समाज को डिस्कस करने वाले हैं। प्रार्थना समाज और सत्य शोधन समाज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आज हम समाज सुधार आंदोलन के जो है बेद समाज की बात करेंगे। बेद समाज, तो इससे पहले कि हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं वो आपको आई बटन पर जाके हमारी वीडियो में देख सकते हैं, जो सोशल स्टडीज़ की सीरीज चल रही है इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेद समाज, अगर हम बात करेंगे तो ये मद्रास में इसकी स्थापना हुई थी। वेद समाज की स्थापना मद्रास में 1864 ईस्वी में केशव चंद्र जो हैं इनके प्रभाव से धरलू नायडू द्वारा की गई थी। तो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा वेद समाज था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बात करेंगे धरलू नायडू द्वारा। ठीक है, धरलू नायडू द्वारा। और किसके प्रभाव से की गई थी, तो केशव चंद्र सेन के प्रभाव से की गई थी। ठीक है, चलिए, और कब की गई थी ये 1864 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में है कि नायडू द्वारा इसका पुनः नामकरण किया गया। तो नायडू द्वारा इसका जो था पुनः नामकरण किया गया था वेद समाज का। तो जो पुनः नामकरण किया गया था उसे हम किस नाम से जानते हैं, दक्षिण भारतीय ब्रह्म समाज। हम जानते हैं दक्षिण भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में मैंने दिखा रखा है। उसके बाद में आ जाता है कि श्री धरलू नायडू ने ब्रह्मो धर्म संबंधी साहित्य का, जो धरलू नायडू थे इन्होंने ब्रह्मो धर्म जो है उससे संबंधित जो साहित्य हैं उसे तमिल और तेलुगु में अनुवाद किया है। इन्होंने 2 लैंग्वेज में अनुवाद किया है। ब्रह्मो धर्म की जो साहित्य की चीज़ें हैं उन्हें क्या है, इन्होंने तमिल और तेलुगु 2 लैंग्वेजों में अनुवाद मतलब ट्रांसलेट किया गया है इनके द्वारा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि धरलू नायडू द्वारा ब्रह्मो धर्म संबंधी साहित्य जो साहित्य है उसे 2 लैंग्वेजों में कन्वर्ट किया गया, 2 लैंग्वेजों में ट्रांसलेट किया गया, तमिल और तेलुगु। ठीक है, उसके बाद में आगे है वेद समाज के जो अन्य प्रमुख सदस्य थे वो कौन कौन थे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं बी गोपाल चार्लू हैं, पी सुब्रमल चेट्टी और विश्वनाथ मुदालियर की बात करेंगे। वेद समाज के अन्य प्रमुख जो सदस्य की अगर बात होगी तो यहाँ पे हमारे बी गोपाल चार्लू हो जाएंगे, उसके बाद में पी सुब्रमल चेट्टी और तीसरे हमारे हैं विश्वनाथ मुदालियर। ठीक है, ये हमें याद रखने हैं, यही हमारे जो है क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में कहा जा रहा है वेद समाज, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेद समाज जो है उसके मुख्य दर्शन ब्रह्मो समाज से जो थे बहुत ज्यादा मिलते जुलते थे, मतलब ज्यादा उनमें डिफरेंसेस नहीं थे, कुछ हद तक वो सिमिलर ही थे, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। और कम से कम अगर बात करें तो क्या सिमिलरिटी उसमें थी, तो हम कह सकते हैं कम से कम आस्तिक सिद्धांतों तक, जो आस्तिक सिद्धांत थे उनके वो काफी हद तक सिमिलर थे, सेम थे, या हम कह सकते हैं बिल्कुल उसकी तरह दिखने वाले या उसकी तरह ही किए जाते थे। उसके बाद में आ जाते हैं कि वेद समाज जो है, वेद समाज के सदस्यों की महत्वपूर्ण विचारधारा क्या थी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वेद समाज के सदस्यों की महत्वपूर्ण विचारधारा क्या थी। तो महत्वपूर्ण विचारधारा की अगर हम बात करेंगे तो विवाह और अंतिम संस्कार, जो विवाह और अंतिम संस्कार की जो रस्मों को वो क्या मानते थे, जीवन की सामान्य चर्चाएं मानते थे, सामान्य चर्याएं मानते थे, मतलब कोई भी इससे अलग तरीके से नहीं लेता था। कहने का मतलब जो हमारा जन्म है, विवाह है या मृत्यु है, वो एक सामान्य प्रक्रिया है। जो मानव जन्मा है तो उसकी मृत्यु भी होनी है। ठीक है, जो आज बच्चा है बड़ा भी होना है, उसकी भी शादी होनी है। तो इन सब चीज़ों को क्या है, नॉर्मल माना जाता था। और बाकी में नॉर्मल चीज़ें होती हैं, जो अगर बच्चा है बड़ा होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे और एक टाइम आएगा वो मर जाएगा, मतलब भाई शरीर है, इसका अंत निश्चित है। तो ऐसा मानना था और ऐसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे
इसकी वेद समाज के सदस्यों की महत्वपूर्ण विचारधारा। तो अगर वेद समाज के सदस्यों की महत्वपूर्ण विचारधारा पूछ लेगा तो एक तो विवाह और अंतिम संस्कार, विवाह और अंतिम संस्कार की रस्मों को क्या था, जीवनी सामान्य चर्याएं मानना। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है कि अभी जो रेड से लिख रखा है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने सभी संप्रदायवादी विचारों को त्यागने के लिए आवाजें उठाई। संप्रदायवादी जो विचारधाराएं थी उन्हें त्यागने के लिए आवाजें उठाई और जातिगत जो भेद थे उन्हें त्यागने का प्रण लिया। तो कहा जा रहा है कि यहां पर कि उन्होंने सभी संप्रदायवादी विचारधाराओं को त्यागने के लिए आवाजें उठाई, मतलब कह सकते हैं कि खुलकर आए। ठीक है, कि जो भी संप्रदायवादी जो विचारधाराएं होती हैं, रूढ़िवादिताएं होती हैं, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और साथ ही साथ जातिगत भेदों को त्यागने का प्रण लिया। मतलब जातिगत भेदों को उनके द्वारा त्यागने का प्रण लिया गया। और फिर कहा जा रहा है कि विरोधी दृष्टिकोणों पर सभी का मनन करना और कभी किसी को की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना उनके आचरण के अंग हैं। मतलब कहा जा रहा है कि इनका जो था, मतलब कोई भी अगर विरोधी दृष्टिकोण है तो उसे सभी एंगलों से देखना, परखना, एनालाइज करना, उसके बाद उस पर कुछ डिसीजन लेना और कभी भी किसी ऐसी बात को ना कहना या किसी भी ऐसे तथ्य को उस तरीके से प्रेजेंट ना करना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। तो ये इनकी एक क्या थी, आचरण का मेन अंग था, अंग कह सकते हैं, मेन अंग था। मतलब उनके आचरण का एक मेन अंग था कि कोई भी बात कहनी तो इस तरीके से ना कही जाए कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। और सबसे अच्छी बात यही होती है, अगर कोई बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, हम ये नहीं करेंगे महान पुरुष ही, बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छी विचारधारा रखने वाला व्यक्ति है, तो वो किसी भी बात को किस तरीके से प्रेजेंट करता है कि जो है कम्युनिकेशन स्किल पर डिपेंड करता है। ठीक है, और वही इनके अंदर एक क्वालिटी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आ जाता है प्रार्थना समाज। ये हमारा वेद समाज था, अब आ जाता है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की अगर हम बात करेंगे कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो प्रार्थना समाज जो हमारा उजागर हुआ था वो कहां से हुआ था, महाराष्ट्र से हुआ था। ठीक है, प्रार्थना समाज जो है, प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में, ठीक है, महाराष्ट्र में बंबई में हुई थी। कब हुई थी, 1867 ईस्वी में। ठीक, 1867 में। किसके द्वारा, केशव चंद्र के प्रभाव से आत्मा राय पांडुरंग द्वारा की गई थी, केशव चंद्र के प्रभाव से। ठीक है, यहां पर भी देखिए केशव चंद्र के प्रभाव से ही जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो आत्मा राय पांडुरंग के द्वारा, ठीक है, की गई थी। समाज के प्रमुख नेताओं में शामिल जो थे वो कौन कौन थे, उनके नाम हम देख लेते हैं। महादेव गोविंद रनाडे थे, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आरजी भंडारकर हो गए। उसके बाद में हो जाता है धोदो केशव हो गए, ठीक है, और विष्णु शास्त्री, धोदो केशव और विष्णु शास्त्री हो गए। ये इसके क्या थे, समाज के प्रमुख नेताओं में शामिल थे। अगर हम कह सकते हैं कि इस समाज के प्रमुख जो थे, मुख्य जो व्यक्ति थे, वो इन्हीं लोगों को हम कह सकते हैं। क्या क्या है, महादेव गोविंद रनाडे, आरजी भंडारकर, धोदो केशव, ठीक है, और विष्णु शास्त्री। तो ये हमें नाम याद रखना है जो हमने रेड से लिख रखे हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है समाज ने शिक्षा, और इस समाज ने, अगर प्रार्थना समाज की हम बात करेंगे तो प्रार्थना समाज ने शिक्षा पर जोर दिया, ठीक है, शिक्षा पर जोर दिया और हिंदू धर्म की रूढ़िवादिताओं पर चोट की। एक तो इन्होंने क्या है, शिक्षा पर जोर दिया, जो बहुत जरूरी है, वो किसी धर्म पर डिपेंड नहीं करता, वो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, हर धर्म के व्यक्ति के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष धर्म के व्यक्ति को ही शिक्षा लेना आवश्यक है, सभी के लिए बराबर है ये, ठीक है। तो पहला उपदेश इनका समाज ने शिक्षा पर जोर दिया और हिंदू धर्म की जो रूढ़िवादिताएं थी, रूढ़िवादिताएं की बात कर सकते हैं, जो मतलब बहुत ही नैरो थिंकर जो होता है, कुटिल थिंकिंग जो होती है ना, उससे हम कह सकते हैं कि उस पर चोट की। चोट करने का मतलब ये नहीं कि हथौड़ा उठा के मार दिया, कहने का मतलब है कि उस बातों को लाए, ठीक है, समाज में, और
उसका कंक्लूजन निकाला, क्या चीज गलत है क्या सही है, इस चीज को उन्होंने समाज के सामने रखा कि किस चीज को हमें करना चाहिए और किस चीज को हमें इग्नोर करना चाहिए, या हमें टाइम के अकॉर्डिंग अब हमें इंप्रूव होना चाहिए। ये सारी बातें उन्होंने समाज के सामने रखी। तो यही कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि रूढ़िवादिताओं पर चोट की, जो रूढ़िवादिताएं होती है ना, मतलब जो जैसे सती प्रथा थी, वो आपने देखा पीछे जब हम चैप्टर जो टॉपिक डिस्कस कर सकें, सब ये रूढ़िवादिताएं चली आ रही थी। ठीक है, आज का टाइम देख लो, आज कोई सती नहीं होता है। ठीक है, अगर किसी का हस्बैंड मर जाता है तो वो सती नहीं होती है। ठीक है, इस पे एक कानूनी एक्ट बन चुकी है। ठीक है, और पता है वो किसके द्वारा बनाई गई थी। चलिए, उसके बाद में फिर आ जाता है कि जो कार्यवली जो थी इनकी, उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या थे, उन्हें हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट तो है जाति व्यवस्था विरोध। तो जाति व्यवस्था विरोध कहा जा रहा है यहाँ पे, जातिवाद जो था उसका इन्होंने विरोध किया, जातिवाद को इन्होंने बढ़ावा नहीं दिया। उसके बाद में आता है महिला शिक्षा। महिला शिक्षा, ठीक है, महिला शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया। फिर उसके बाद में विधवा पुनर्विवाह, और विधवा मतलब जो विधवा हो जाती थी उन्हें पहले सती कर दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या करा, वो भाई ठीक है एक्ट हो गई, सती प्रथा बंद हो गई। उसके बाद विवाह की बात, अगर किसी की कम उम्र में ही उसके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती तो ऐसा तो है नहीं कि वो पूरी जिंदगी कुंवारी बैठी रहेगी। ठीक है, विधवा बैठी रहेगी। तो उसका इन्होंने क्या करा कि विधवा पुनर्विवाह के लिए आगे बढ़कर आए और ये बात सबके सामने रखी। ठीक है, पुनर्विवाह और विवाह की उम्र, और विवाह की उम्र भी बढ़ाई गई, विवाह की उम्र भी बढ़ाई गई। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है हिंदू धर्म में सुधार से अधिक जो था समाज सुधार में था। ठीक है, समाज सुधार था, मतलब हिंदू धर्म में सुधार से ज्यादा इनका जो था समाज सुधार में था। ठीक है, तो इन्होंने धर्म को ज्यादा महत्व नहीं दिया, ऐसा कहा जा सकता है। तो ब्रह्म समाज की अगर भिन्नता की बात करेंगे तो ब्रह्म समाज की भिन्नता में कहा गया है कि इसमें भारत के विशेषता महाराष्ट्र के मध्यकालीन संतों में ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, ये जो थे इनकी शिक्षाओं को गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त था। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि प्रार्थना समाज द्वारा दलित जाति मंडल व समाज सेवा संघ आदि संस्थाएं दलितों और अछूतों और पिछड़ों वर्गों के उत्थान के लिए स्थापित की गई। तो अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है दलितों और अछूतों के लिए कौन सी संस्थाओं की स्थापना की गई, ठीक है, तो आप कह सकते हैं किसमें, प्रार्थना समाज में, कि दलित जाति मंडल और समाज सेवा संघ की स्थापना की गई थी प्रार्थना समाज में। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी, तो आत्माराम पांडुरंग द्वारा। ठीक है, केशव चंद्र के प्रभाव से की गई थी, आत्माराम पांडुरंग द्वारा। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हो गई। आगे है प्रार्थना समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। तो अगर प्रार्थना समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे देखिए, तो 1884 में एमजी रनाडे द्वारा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसे हम क्या है दक्कन शिक्षा सभा स्थापना, और दक्कन शिक्षा सभा के नाम से स्थापना की गई। और इसे हम क्या कह सकते हैं, पूना फर्ग्यूसन कॉलेज, इसे पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे क्या है, पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रार्थना समाज की सबसे बड़ी अगर उपलब्धि की बात करेंगे तो क्या थी, इन्होंने एक दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है, बनाई, जो दक्कन शिक्षा सभा के लिए स्थापित की गई थी। ठीक है, और उसे हम क्या है पुनः फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि रनाडे को जो है पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, और महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। उसके बाद में है कि रनाडे द्वारा सार्वजनिक समाज की स्थापना की गई। रनाडे द्वारा सार्वजनिक समाज की स्थापना की गई।
सार्वजनिक समाज की स्थापना की गई। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। तो रनाडे जो थे राजनीतिक गुरु थे इनके, गोपाल के, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे वो थे महात्मा गांधी, ठीक है, वो महात्मा गांधी थे, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद में है कि डी के कार्वे और एमजी रनाडे द्वारा विडो मैरिज मूवमेंट और विडोज होम एसोसिएशन 1891 की स्थापना की गई। 1891 की स्थापना की गई थी। तो डी के कार्वे द्वारा जो की गई थी, एक तो विडो मैरिज मूवमेंट की स्थापना की गई थी और दूसरा विडोज होम एसोसिएशन की 1891 में स्थापना की गई थी। फिर आ जाता है डी के कार्वे द्वारा 1916 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो देखिए डी के कार्वे द्वारा बंबई में अगर हम बात करें तो 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, ठीक है। यह भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है कि प्रार्थना समाज का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ, तो आंध्र प्रदेश तथा पंजाब में, ठीक है। यहाँ पे जो है आंध्र तथा पंजाब में जो था इसका विस्तार हुआ। क्रमशः ब्रेसलिंगम पुटलू तथा दयाल सिंह ने किसने किया था, तो ब्रेसलिंगम पुटलू तथा दयाल सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने लाइक नहीं किया है तो उसे लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। इसी तरीके की आपको वीडियो फ्यूचर में मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.